हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है आपका एसएससी का सीजीएल। इसके अलावा आगे अगले मंथ्स में, अगले 2-3 मंथ्स में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। उसके लिए अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको हम लेके आए हैं। अगस्त 2024 की मंथली करंट अफेयर्स को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेरी आदत है हर वीडियो में उससे संबंधित बहुत सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को उनसे रिलेटेड डिस्कस कर पाए। एसएससी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आरबी का, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पे आरबी इस चैनल पे ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। साथ ही साथ सारी चीजें हमारे जो इंस्टीट्यूशन है आरबी उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1000 ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल है आरबी के ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिसपे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी संडे इसका फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न, सीजीएल के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसने एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट बनाया है फॉर द पर्पज टू कर्ब नक्सलिज्म। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कहां पे? अर्बन एरियाज में। आपने एक टर्म सुना होगा अर्बन नक्सल्स, मतलब नक्सल्स को अर्बन, वो शहरों में रहने वाला वो वर्ग जो नक्सलवादियों का सपोर्टर है, वो वर्ग जो उन्हें इंटेलेक्चुअल्स आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो अर्बन एरियाज में नक्सलिज्म के प्रसार प्रभाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एकनाथ शिंदे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनकी गवर्नमेंट ने एक कानून लेके आई है जिसका नाम है स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस गवर्नमेंट ने इसके द्वारा। आपने सुना होगा नक्सलवाद से संबंधित एक वर्ड है रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। लाल गलियारा मतलब कहा जाता था एक टाइम में नक्सलवाद का बहुत बड़ा प्रभाव था, भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा था नक्सलवाद। कहा जाता था ये पशुपति टेम्पल नेपाल से चलता हुआ ये नक्सलवाद रेड कॉरिडोर नेपाल से, बिहार से होता हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे रीजन में नीचे तिरुपति तक, पशुपति मंदिर नेपाल से तिरुपति मंदिर, तिरुपति आंध्र प्रदेश तक जाता था। मतलब भारत में 10 से 12 राज्यों में एक टाइम ऐसा था जहां नक्सलवाद फैला हुआ था और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश की उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था। आज भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस को अंजाम देके नक्सलियों को खत्म किया। तो बहुत छोटे रीजन में रह गया ये नक्सलवाद और बहुत जल्दी ये समस्या क्या होगी? सॉल्व होगी। महाराष्ट्र में एक फेमस जगह है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका नाम है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली के जो जंगल हैं, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली के जंगल फेमस है और एक फेमस नक्सल एरिया रहा है, बहुत फेमस नक्सल एरिया रहा है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे नक्सलियों ने हमले किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे नक्सलियों के अगेंस्ट में किए हैं। तो गढ़चिरौली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पे? महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, डेंगीऑल, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डेंगीऑल? तो डेंगूऑल क्या है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन है। डेंगू होगा तो वैक्सीन लगाई जाएगी, डेंगू सही हो जाएगा। अभी तक आपने डेंगू की दवाई थी, कोई वैक्सीन नहीं थी। भारत की पहली स्वदेशी हमने खुद बना ली है। उस कंपनी का नाम क्या है? पेंशिया बायोटेक है कंपनी का नाम। डेंगू वैक्सीन, डेंगू आपको पता है एक मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, लिख लेना ये क्वेश्चन। मादा मतलब मदर एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है, मच्छर है, उससे फैलता है डेंगू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार और केरल के बाद किस सरकार ने जो वर्किंग में जो फीमेल है उनका जो मेंस्ट्रुअल लीव होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने जो उनके पीरियड्स आते हैं, उसके लिए छुट्टी का अनाउंस किया है कि भाई सबसे पहले किसने किया था? बिहार गवर्नमेंट ने, फिर केरला ने, अब तीसरा राज्य कौन सा बन गया है जिसने महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव ग्रांट की है, मेंस्ट्रुअल लीव दी है, वो है उड़ीसा। सीएम का नाम है आपको पता है मोहन
मांझी जी यहाँ के सीएम है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है इस बार यहाँ पे। अगला, वो कौन सा बैंक है जिसने ब्रेल लिपि में डेबिट कार्ड को जारी किया है? वो पर्संस जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, वो है पंजाब नेशनल बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई के बाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घरेलू स्तर पर निर्मित सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन? कार्गो ड्रोन समझते हो? कार्गो आपने शिप सुना होगा, कार्गो प्लेन सुना होगा। कार्गो मतलब जो माल ढुलाई, सामान ढोने वाला प्लेन। तो कार्गो ड्रोन मतलब वो ड्रोन जो सामान की सप्लाई करेगा एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें आपको पता है ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है चाइना। चाइना ने जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन जो है उसको मैन्युफैक्चर किया है, जो सामान ढुलाई के काम आएगा। अगला, भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? विक्रम मिश्री बने, जिन्होंने जो है फॉरेन सेक्रेटरी भारत सरकार के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं विनय मिश्री, जो नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत बायोफ्यूल्स परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछेगा, प्रधानमंत्री जीवन स्कीम किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जीवन स्कीम संबंधित है भारत में बायोफ्यूल्स के डेवलपमेंट को, बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से। अब बायोफ्यूल्स में क्या आता है? तो जैव ईंधन, जो एक ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जो एक ग्रीन फ्यूल है जिसमें कार्बन इमिशन नहीं होता है। बायोफ्यूल में बायो एथेनॉल आता है, बायोडीजल आता है। बायो एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाते हैं, बायोडीजल डीजल के साथ मिला के यूज किया जाता है। और बायो सीएनजी आती है, बायो सीएनजी जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसको कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं, सीबीजी कहते हैं। बायो एथेनॉल सीबीजी जो है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है। और अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी तो भारत में बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास, लार्जेस्ट एरिया एग्रीकल्चर का, और उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा बायोमास है, बायोबेस जो घरों से निकलता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है बायोफ्यूल जनरेशन का, और हम एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बायोफ्यूल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बायो एथेनॉल, एथेनॉल आपने सुना होगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम सरकार चलाती है, जिसमें वर्तमान समय में पेट्रोल में 90:10 का रेशियो, 90% पेट्रोल होती है, 10% एथेनॉल होता है, जिसको 2030 तक बढ़ा के 80:20 करना है। 80:20 मतलब 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना है। ये योजना कब तक बढ़ाने का सरकार ने अनाउंस किया? 2028-29 तक। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस बुक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी, बहुत फेमस बुक है प्रधानमंत्री मोदी जी पे। किसने लिखी है? आर बालासुब्रमण्यम इसके राइटर है। क्वेश्चन आपकी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? गोविंद मोहन को होम सेक्रेटरी, और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, उनके होम सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन बनाए गए हैं। अभी इनसे ये किसको रिप्लेस करेंगे? उनका नाम था अजय भल्ला। इससे पहले जो हमारे होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला जी थे। अगला, पेटोंगतान शिवावात्रा किस देश की सबसे युवा, द मोस्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन बन गई है? थाईलैंड। नाम है क्या? पेटोंगतान शिवावात्रा, बहुत यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इंडिया सेंट अबाउट 1400 kg ऑफ कैंसर मेडिसिन एज अ, भारत ने मानवीय आधार पर मदद के लिए 1400 kg कैंसर की दवाएं भेजी हैं, और वो देश है क्या? सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, आपने सुना होगा। सीरिया एक जो है सिया बाहुल कंट्री है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया का वो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है? ओंकारेश्वर में। कहां पे लगाया जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है ओंकारेश्वर। वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब है पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलर पैनल्स बिछा दिए जाते हैं इस तरीके से, तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा। भारत का पहला द वर्ल्ड्स ओनलीएस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अगर फ्लोटिंग की बात करें तो भारत में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जो दुनिया में एकमात्र है, और वो है क्या? केवुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। यहां पे संगाई डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर कहते हैं उसे। क्लियर? और यहां पे एक इंपॉर्टेंट घास पाई जाती है, ग्रास, जिसको फुमुडी कहते हैं।
वो संगाई डियर खाता है और डांस करता है, इसीलिए खाते हुए इसीलिए उसे डांसिंग डियर कहते हैं। अगला, ऋषभ शेट्टी है, एक एक्टर है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में। कौन सी फिल्म के लिए? उनकी फिल्म है कंतारा, आपने देखी होगी, साउथ के एक्टर हैं, बहुत फेमस। अगला, हाल ही रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है, जो कि भारत में फ्लड की स्थिति पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। बाद में सारी नदियों के जल स्तर को रियल टाइम वॉच करेगा, जिससे फ्लड मैनेजमेंट को बढ़ावा मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके मिनिस्टर हैं CR पाटिल। CR पाटिल जो है इसके मिनिस्टर हैं केंद्र में। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक, आपको पता है जो ओलंपिक होते हैं जहां भी होते हैं उसमें ओलंपिक के खत्म होने के बाद पैरालंपिक्स होते हैं। जो फिजिकली चैलेंज एथलीट्स हैं उनका जो ओलंपिक होता है उसे पैरालंपिक कहते हैं। उसमें कितने मेंबर्स का दल घोषित किया गया है? 84 इस समय चल रहे हैं करंटली पैरालंपिक्स। हाल ही में आए कौन सा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हो आपको, जिसका नाम है डेबी। डेबी कहां पर आया है? अमेरिका में आया है। क्लियर है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन अमेरिका में जिसका नाम है डेबी, वो आया है। आपको पता है, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन साइक्लोन दो टाइप के होते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, कहीं कहीं पे 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लिखा होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं। और उसके ऊपर जो टेम्परेट रीजन होता है 45 to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो लैटिट्यूड्स में होता है, टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। उसमें शीतोष्ण चक्रवात आते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में आते हैं। क्लियर है? और ज्योग्राफी में उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में। हाल ही में किस, अच्छा एक चीज और है, अफ्रीका, अमेरिका और कैरेबियन, अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज जो हैं, वेस्ट इंडियन कंट्री जो आप कहा जाता है, जमैका है ना, बारबाडोस है, बहुत सारे वहां पे प्यूर्टो रिको, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, इनको कैरेबियन सी में है, कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज। तो अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज में कैरेबियन सी में आने वाला, जो कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल, उसे हरिकेन कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं उसे? हरिकेन कहते हैं। भारत में उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में उसे बिली विली कहते हैं। क्लियर है? जापान में, फिलीपींस में होते हैं टाइफून कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है। अगला, हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, पहले बता दे रहा हूं आंसर आपको पता चल गया, रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स घोषित किया गया महाराष्ट्र में। प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट का मतलब होता है जो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो संस्था है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उसको सरकार उसके प्रोटेक्शन को बढ़ावा देती है, जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है दिल्ली का, इस तरीके से। छात्राओं को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भारत का कौन सा पहला स्टेट बन गया है जो गर्ल्स स्टूडेंट्स को पैसे देगा, किसके लिए? सैनिटरी नैपकिंस के लिए। सैनिटरी नैपकिंस के लिए जो पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसके समय पर उन्हें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उन्हें सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हो, इसके लिए पैसे देगा, सब्सिडी देगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। किस राज्य में इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेवलपमेंट किसका किया? इंडिजीनियस डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप। अभी तक हम सेमीकंडक्टर चिप्स वियतनाम से ताइवान से मंगाते थे, अदर देशों से, चाइना से मंगाते थे। अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करने उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं और भारत की पहली इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री लगा दी गई है। कहां पर? गुजरात में। करेंटली इस बार के बजट में भी है, भारत जो है पहली लग चुकी है, 5 इस साल अनाउंस किया है, 5 सेमीकंडक्टर की चिप लगाएगा भारत एक साल में, इस साल में पूरे देश में। तो सेमीकंडक्टर की और सेमीकंडक्टर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का अगर हमें एक्सपोर्टर बनना है तो फिर हमें सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, हर चीज में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। अगला, WHO जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो हेल्थ के फील्ड में काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। क्लियर है? इसने किस बीमारी को इमरजेंसी घोषित किया है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? वो है एमपॉक्स। एमपॉक्स बीमारी यहां पे दिख रहा है इस तरीके से, स्किन पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसको एमपॉक्स कहते हैं। अगला,
ईडी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, और भारत में ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो इलीगल ऑफेंस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काला धन को सफेद करने की प्रक्रिया है ना, जो एक इलीगल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। और ये जिस कानून के अंतर्गत काम करती है उसको लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पीएमएलए 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत ये काम करती है। इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं राहुल नवीन। नॉर्मली एक जो आईआरएस ऑफिसर होता है वो इसका डायरेक्टर बनाया जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर होता है। ईडी के बारे में आप सुनते होंगे, जिनपे पॉलिटिशियन जिनमें करप्शन का चार्ज होता है उन्हें अक्सर ईडी क्या करती है, छापा मारती है, अरेस्ट करती है, तो बहुत चर्चा में रहती है ईडी। 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी स्कीम लॉन्च किया है? जियो पारसी स्कीम मैंने आपको पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, जो लेक्चर लिया है एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उसमें जियो पारसी स्कीम 2014 में लॉन्च की गई। जो भारत में पारसी कम्युनिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है भारत की, माइनॉरिटी में आती है। भारत में 6 माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो है कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और पारसी। इसमें पारसी कम्युनिटी आपको पता होगा, रतन टाटा जी इसी कम्युनिटी से हैं। और ये वो कम्युनिटी है जो भारत में बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इस कम्युनिटी ने पैदा किए हैं। भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इस कम्युनिटी ने पैदा किए। और दिक्कत यह है कि इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है, कम होती जा रही है। तो इस कम्युनिटी में पॉपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए कि भैया आप हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका ब्रेन, आपका जो इनोवेशन है, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जेनेटिक है, वो आपकी जनरेशन में जानी चाहिए, हमारे यहां और इंडस्ट्रीज पैदा हों। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकार अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कि भैया प्लीज आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ग्रोथ नेगेटिव में है, और आप हमारे देश की इकोनॉमी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके लिए जियो पारसी स्कीम, तो चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च करेगी इसे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, और इसके मिनिस्टर हैं कौन? किरण रिजिजू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट। नेट जीरो का मतलब है, नेट जीरो का मतलब है जितना कार्बन इमिट करेगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन सिंक कर लेगा, बराबर हो जाएगा। और भारत का जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है वो 2070 है। ये भी बहुत अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेट जीरो बहुत जरूरी है। नेट जीरो का मतलब है 2070 तक भारत जितना कार्बन इमिशन करेगा उतना कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नेट जीरो कर देगा अपना कार्बन इमिशन। क्लियर है? और कार्बन इमिशन आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, इंदिरा गांधी आईजीआई। अभी जो कंस्ट्रक्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है वो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इस समय बन रहा है नोएडा में, उत्तर प्रदेश। भारत की जो मेल क्रिकेट टीम है उसके नए गेंदबाजी कोच मॉर्कल, जो अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत फेमस गेंदबाज रहे हैं, बॉलर रहे हैं, उनको बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने भारत की 3 नई रामसर साइट्स की घोषणा की है, और इसके द्वारा इनमें शामिल होने के बाद भारत में कितनी हो गई टोटल रामसर साइट पूछ सकता है, 85। रामसर एक सिटी है, कहां पर? ईरान में। वहां पर 1971 में एक कन्वेंशन साइन होता है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किस पे संबंधित है? वेटलैंड, जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित है। वो आर्द्र भूमियां ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, और उनके प्रोटेक्शन को, कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है, संरक्षण को बढ़ावा देना है, क्योंकि आर्द्र भूमियां भारत में, दुनिया में जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर? तो उसके लिए काम करता है रामसर कन्वेंशन। क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के अगले एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर के रूप में किस आईएफएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है? पी हरीश, एक आईएफएस ऑफिसर।
ये जो अपॉइंटमेंट करती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है भारत सरकार की, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पढ़ाया कैबिनेट कमेटीज 8 टाइप की होती है, जो अलग अलग जो है स्पेसिफिक फील्ड में काम करती है, डिसीजन लेती है, जिसमें 6 के हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 के हेड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, 1 के हेड होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। क्लियर है? किस राज्य सरकार ने अग्निवीर, जो अग्निवीर हैं उनकी शहादत पर एक कारगिल पैकेज स्कीम लॉन्च की है? कारगिल पैकेज स्कीम किस राज्य ने? राजस्थान गवर्नमेंट, भजन लाल शर्मा जी इनके सीएम हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया। भारत और किस देश ने एक मुनाल, एक सैटेलाइट का नाम है मुनाल, मुनाल सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है। वो किस देश का सैटेलाइट है? नेपाल, जो हमारा पड़ोसी मित्र देश है नेपाल, उसके सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे, इसरो लॉन्च करेगी, उस सैटेलाइट का नाम है मुनाल। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक नॉर्मली जो होते हैं उनको समर ओलंपिक्स कहते हैं, इसके बाद पैरालंपिक्स होते हैं, तो अभी पेरिस में हुए और अगले ओलंपिक 4 साल बाद होते हैं, एलए में होंगे, लॉस एंजलिस, कहां पे है? अमेरिका में। भारत में कब होंगे ये? 2036 में इंडिया में होना प्रपोज्ड है। अगला, रिसेंटली विच कंट्री इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर, 13,000 साल पुराना कैलेंडर डिस्कवर किया गया है? तुर्की, और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तैयब एर्दोगन इसके राष्ट्रपति का नाम है। तुर्की एक नेटो कंट्री है, वेस्ट एशिया में है, कुछ पार्ट इस्तांबुल इसका सिटी यूरोप में भी है, दोनों में आता है, यूरोप और एशिया में आता है तुर्की। नेटो कब बना? 1949 में बना। क्लियर है? ये मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज जो हैं, अलाइड कंट्रीज उसके मित्र देश हैं, उनका एक मिलिट्री अलायंस है। करेंटली 32 मेंबर्स हैं, देश हैं। 32वां मेंबर कौन बना है देश? स्वीडन बना है। हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, पूछा जा सकता है। यूक्रेन और रशिया वॉर का एक बड़ा रीजन यही है, यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, रशिया कह रहा है नहीं आप नेटो में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपका बॉर्डर हमसे लगता है, नेटो रशिया का दुश्मन है, तो दुश्मन कहां आ जाएगा? नेटो अगर शामिल हो गया यूक्रेन तो दुश्मन रशिया के सर पे आ जाएगा, तो यही वो रीजन नेटो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ने हिमोन्नति टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जिसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब जहां पे इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है, जहां नेचर को ध्यान में रख के फसलों का चयन किया जाता है, नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं वो नेचुरली यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहां में चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उसने लॉन्च किया। एक रैंक निकाय, एक NRIF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, हर साल जारी किया जाता है, जिसमें भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें पहले नंबर पे फिर से अगेन IIT मद्रास ने पहला नंबर प्राप्त किया है। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सा संस्करण हुआ है? 10वां एडिशन, और कहां पे हुआ है? श्रीलंका के मदुरै ओवा में हुआ है। 3 प्रकार से यहां क्वेश्चन बन सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी बहुत जल्दी लॉन्च करेगी अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, लॉन्च हो चुका है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसे लॉन्च कर चुके हैं। कौन सा है? INS अरिहंत है, भारत का पहला न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरिहंत। देखिए 3 प्रकार के सबमरीन होते हैं। पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसको SSN कहते हैं, सबमर्सिबल सबमरीन न्यूक्लियर, और तीसरा होता है SSBN सबमर्सिबल सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर। यह सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक होता है। डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल या पेट्रोल इंजन के लिए स्ट्रोक इंजन की आवश्यकता होती है। स्ट्रोक तभी होगा जब स्पार्क होगा, स्पार्क मतलब आग, आग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डेली बेसिस पर ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ऐसे में दुश्मन की जो सोनार सिस्टम है, आपने सुना होगा रडार सिस्टम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। आकाश में, आसमान में आंखें होती हैं, मतलब आसमान में अगर आकाश में
कोई एयर में कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है उसके लिए रडार यूज होता है, और वाटर में, समुद्र के अंदर पानी में कोई अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है उसके लिए सोनार इक्विपमेंट होता है, सोनार का यूज किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उसकी फुल फॉर्म है, साउंड वेव्स का यूज होता है। तो जब डेली बेसिस पे आएगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन तो उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। तो फिर इसका जो ड्रॉबैक है उसको काउंटर करने के लिए बनाई गई न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेटेड होती है, जिसको SSN कहते हैं। भारत के पास हमने रसिया से खरीदी है INS चक्रा, लीज पर है 10 साल की INS चक्र, जो 40 से 45 दिन तक एक बार नीचे जाती है, 40 से 45 दिन तक अंदर रह सकती है। उसके बाद आता है SSBN, सबमर्सिबल सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर ऑपरेटेड भी होगी, लगभग 40-45 दिन एक बार में अंदर नीचे रहेगी, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल से माउंटेड होगी, मतलब इस पे बैलिस्टिक मिसाइल लगी होगी। और इसका मतलब है कि वो देश क्या कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, पानी से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। देखिए ज्यादातर देशों के पास एयर और लैंड से तो न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी है, क्योंकि एयर से फाइटर जेट हैं और मिसाइल्स हैं, और लैंड से भी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन वो दुनिया के बहुत कम देश हैं जो वाटर से भी कर सकते हैं। अगर वो देश वाटर से भी करेगा तो इसको कहेंगे इसने क्या बना दिया, न्यूक्लियर ट्रायड बना लिया। इसका मतलब तीनों जगह से कर सकता है। इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कहते हैं, कि वो लैंड एयर के अलावा पानी से भी अटैक कर सकता है। हमने ये जनरेट कर लिए भारत ने। भारत की पहली न्यूक्लियर SSBN है, बैलिस्टिक सबमरीन है INS अरिहंत, जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस पे जो मिसाइलें लगी होती हैं SSBN पे वो है K4 और K15 सागर रेखा मिसाइल्स। तो ये भी पूछ सकता है सागर रेखा बैलिस्टिक मिसाइल्स कहां पे माउंटेड हैं, INS अरिहंत। तो INS दूसरी क्या है, INS अरिघाट है, हमने खुद बनाई है, इंडिजीनियस है। तो भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया जो खुद की SSBN बना रहा है। क्लियर है, K4 और K15। K4 की रेंज जो है K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है, लॉन्ग रेंज ये है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और K15 की 750 किलोमीटर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विभाजन विभीषिका डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान सरकार ने इसको मनाना शुरू किया है 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त वो दिन है जब भारत का क्या हुआ, विभाजन विभीषिका डे, अंग्रेजों के टाइम में पार्टीशन से संबंधित है। हाल ही में DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए किस लड़ाकू विमान से एक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब फ्लाइट गौरव को टेस्ट किया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब फ्लाइट गौरव को टेस्ट किया है। कौन सा फाइटर जेट है, सुखोई Su-30 MKI का मतलब मेक इन इंडिया। सुखोई 30 हमने रसिया से लिया था फाइटर जेट। इसके अलावा अभी राफेल हमने लिया है फ्रांस से। हमने खुद का बनाया है तेजस। ये 3 भारत के इस समय के जो एडवांस फाइटर जेट हैं वो है। इसके अलावा हमारे पास मिराज है, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। क्लियर है। सो सुखोई मिराज को रिप्लेस किया किसने, तेजस ने, है ना। सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 का जो एडवांस वर्जन हमने खुद बनाया है MKI, मेक इन इंडिया है, इसके द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा भारत ने अभी रसिया से, आपको पता होगा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है हमने, जो दुश्मन की मिसाइल को गिराएगा, खत्म करेगा। दुनिया का सबसे एडवांस है, 400 इसकी रेंज है। क्लियर है। वन इंडिया वन टिकट पहल किसने शुरू की है, इंडियन रेलवे में, किसके साथ, इन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये वही है, NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है भारत सरकार की, जो NCR के आसपास, NCR वाले रीजन में ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, जो आपने सुना होगा नमो भारत ट्रेन, नमो भारत का इसका डेवलपमेंट कर रही है। नमो भारत जिसको पहले रैपिड एक्स नाम दिया गया था, इसको RRTS भी कहते हैं, रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इंडिया का पहला है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ शुरू होने वाला है, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए अलवर तक, और तीसरा है अभी इस पे काम, दूसरे और तीसरे पे काम शुरू होने वाला है, दिल्ली और दिल्ली बाया मुरथल पानीपत। क्लियर है। मेट्रो की तरह ट्रेन होगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जैसे वंदे भारत है वैसी ये ट्रेन होगी, लेकिन वंदे भारत लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, ये शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन है।
बड़े शहरों को जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उसको आसपास के छोटे शहरों से तेजी से कनेक्ट करेगी। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है और ये किस देश में है? अफ्रीका के तंजानिया में है। तो किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल से भेजा है अफ्रीका महाद्वीप में, और इस किलिमंजारो की एक पीक है उहुरू पीक, उस पर तिरंगे को फहराया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हाल ही में प्रकाशित हुई भारत के 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भीम सिंह है। अगला, किसको भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है भारत सरकार में, जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। टीवी सोमनाथन को भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, आपने सुना होगा, क्लियर है। अभिनव बिंद्रा, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली एक महिला मुक्केबाज, नाम सुना होगा आपने, ईमान खलीफ। इन पे बहुत ज्यादा ये जो कंट्रोवर्सी हुई, आपने सुना होगा कि इन पे बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप लगा। इनके जो काउंटर पार्ट है उन्होंने आरोप लगाया, जो हारी, उन्होंने आरोप लगाया कि बायोलॉजिकल मेल है लेकिन फीमेल कैटेगरी में लड़के इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये डिस्प्यूटेड रहा मामला। ये किस देश की है? अफ्रीका का देश अल्जीरिया, सुना होगा आपने, मेडिटेरियन सी के किनारे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, ये सारे देश, इजिप्ट, ये मेडिटेरियन सी के किनारे अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है, उसमें एक देश है अल्जीरिया, अल्जियर्स इसकी कैपिटल है। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने टेम्पल्स के रजिस्ट्रेशन को, मोनेस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन को और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। बिहार गवर्नमेंट ने, सीएम है नीतीश कुमार जी। अगला, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए कौन बने हैं? सैयद रिफात अहमद बने हैं। और वहां के प्रधानमंत्री जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, आपको पता होगा, शेख हसीना के अगेंस्ट में तख्ता पलट हुआ वहां पे। शेख हसीना वहां प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। उनके अगेंस्ट में वहां की जनता सड़कों पर उतर आई, विद्रोह कर दिया, वो भागकर वहां से उन्हें भागना पड़ा। वो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और उनकी जगह एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वहां पे बनाया गया जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस। वो एक फेमस इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनिस, और उस व्यक्ति को नोबेल अवार्ड मिला है बैंकिंग के, रूरल बैंकिंग के फील्ड में। मोहम्मद यूनिस को क्या मिला है? यूनिस को क्या मिला है? रूरल बैंकिंग के, ग्रामीण बैंकिंग के फील्ड में उसे क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का। अमेरिका में रहते हैं वो, और आपको पता है शेख हसीना ने ओपनली आरोप लगाए कि ये जो करवाया है ये सब, वो किसने करवाया? अमेरिका ने। वो आइलैंड बहुत चर्चा में है, जिसको उन्होंने आरोप लगाया कि ये आइलैंड अमेरिका उनसे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बोला है कि उनसे चाहता था। उस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में है। ये ओपनली उन्होंने बोला है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश बनाए गए हैं, और ये मोहम्मद यूनिस वहां की इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं बांग्लादेश की। हाल ही में किसे? अगला, तिमोर लेस्टे, एक देश का नाम है, छोटा सा देश है, टाइमूर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी, टाइमूर लेस्टे आपने नाम सुना होगा, फिजी आपने नाम सुना होगा, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब एक ही जगह है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी के जस्ट बराबर में क्या है? टाइमूर लेस्टे। तो अभी भारत की राष्ट्रपति जो है पापुआ न्यू गिनी भी गई, टाइमूर लेस्टे भी गई। दोनों देशों ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। टाइमूर लेस्टे का क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर है इसका नाम, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, और पापुआ न्यू गिनी ने भी दिया, ध्यान रखना है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में भारतीय वायुसेना के भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की सरकारी कंपनी है जो डिफेंस के फील्ड में काम करती है। इसने एक मिसाइल बनाई जिसका नाम है अस्त्र मार्क 1, और ये मिसाइल 80 से 110 किलोमीटर की वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल है।
क्लियर है, डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई है। अगला, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड, आपको पता होगा बहुत चर्चा में रहती है, इसको फिर से क्या किया है, इसकी टीम्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। किसके लिए? वुमेन सिक्योरिटी के लिए। तो जानते हो महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी योगी जी ने, जब वो 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे यूपी की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर, है ना, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, उसको देखते हुए जो वहां के अर्बन लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, और चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, इन दोनों में वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, लिमिटेशन लगी हुई थी कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके भी हुए वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको खत्म कर दिया है क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, बहुत घट रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, चंद्रबाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको पता है पॉलिटी में 73वां संविधान संशोधन 1992 में डाला गया, और अर्बन लोकल बॉडी 74वां संविधान संशोधन 1992। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 12वां शेड्यूल जोड़ा गया भारत के संविधान में, और इसके लिए 11वां शेड्यूल जोड़ा गया। ये पॉलिटी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भोज बैटलैंड, एक इंपॉर्टेंट ये रामसर साइट है भारत की, भोपाल में है। राजा भोज आपने सुना है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में। राजा भोज ने इसको पॉन्ड के रूप में डेवलप किया था, आर्टिफिशियल लेक है ये। भोज बैटलैंड कहां पर है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के पास में है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम मैंने बताया मोहन यादव जी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर के वर्कर हैं, सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, उनकी अटेंडेंस लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? झारखंड। मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है, वहां पे अभी चुनाव होने आपको पता है। तो एक पोर्टल लॉन्च किया जहां पे डेली बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पर क्या करेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पे अपनी अटेंडेंस देंगे, जिससे समय पे वर्कर आ सके। इसरो ने किस रॉकेट से, इसरो ने, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने किस रॉकेट से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का 8वां सैटेलाइट लॉन्च किया है। सैटेलाइट का व्हीकल का नाम है SSLV-D3। आपको पता है भारत इसरो के पास, हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसके पास एक है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला, इससे नेक्स्ट, ये 3rd जनरेशन है। 4th जनरेशन है GSLV, जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। और आज के टाइम में न्यू जनरेशन है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, माइक्रोसेट, नैनोसेट, स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इतने बड़े व्हीकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्यूल लेगा, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो इसरो ने बना लिया है अपना एक नया, न्यू जनरेशन है ये 3rd है, ये 4th जनरेशन है, और ये नई जनरेशन का है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो ने बनाया, उसी से भेजा गया ये। अगला, पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा के ब्रॉन्ज जीता है? स्पेन को हराया है, ब्रॉन्ज जीता है। लगातार पिछली बार के ओलंपिक में भारत ने जो है, हमने क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक कोविड की वजह से एक्सटेंड करके 2021 में हुआ था, वो 2020 में होना था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहते हैं। पिछली जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भी हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, इस बार भी जीता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई के माध्यम से जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, टैक्स लिख लिया है ना, ट्रांजैक्शन है ये, टैक्स गलत है ना। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द लिमिट फॉर पेइंग टैक्स थ्रू यूपीआई फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मेनी रुपीज। अच्छा, टैक्स के लिए, हाँ ठीक, मतलब टैक्स का ट्रांजैक्शन 1 लाख से कितने लाख तक मैक्सिमम बढ़ा दिया गया है, कर सकते हो आप यूपीआई के थ्रू 5 लाख, मतलब आप यूपीआई के थ्रू 5 लाख रुपए तक का टैक्स जमा कर सकते हो। ये आरबीआई ने एक सुविधा दे दी है। यूपीआई की फुल फॉर्म आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। क्लियर? नॉर्मली आप यूज करते हो आज के टाइम में। अमेरिका में आपको पता है चुनाव चल रहा है, जो है प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। डेमोक्रेट के कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, जो वहां की इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन ओरिजिन की है ना। इनके नाना नानी चेन्नई के थे, भारत के थे, हमारे देश के थे, तो इंडियन ओरिजिन की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है। और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप।
तो ये पहली ऐसी अश्वेत और साउथ एशियन महिला है जो वहां प्रेसिडेंट का कैंडिडेट का चुनाव प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है। नाम है कमला हैरिस। हाल ही में समाचारों में चर्चा में पौवी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है। कहां पर? असम में। असम में एक और फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत में वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। ये देखो फोटो लगा हुआ है। पौवी तोरा में भी वन हॉर्न राइनो बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा संख्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है आसाम में। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह जहां पे वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं आसाम है भारत में, और वहां का काजीरंगा नेशनल पार्क और पौवी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केंद्र सरकार ने एसबीआई का नया चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट आप जो बनाती है, नाम है चल्ला श्रीनिवासोलू। किसकी जगह लिए? रजनीश कुमार की जगह लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ये गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है ना। अगला, हाल ही में देश का पहला, भारत का पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र, एआई बेस्ड आंगनबाड़ी आपने सुना होगा, गांव में आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, तो एआई बेस्ड आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। हाल ही में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? पीआर श्रीजेश भारत के गोलकीपर। इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता है उसमें गोलकीपर कौन थे? पीआर श्रीजेश थे। पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी हमने ब्रॉन्ज जीता, उसमें भी हॉकी टीम में गोलकीपर कौन थे? पीआर श्रीजेश। किस राज्य में भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम शुरू किया? मतलब एटीएम से क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। उड़ीसा, सीएम का नाम है मोहन मांझी जी। हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति करके G20 संगठन ने किस देश के अरबपति करके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? बिलियनियर टैक्स। देखिए, दुनिया में लगभग 3000 लोग हैं, 3000 इंडिविजुअल्स हैं जो दुनिया में क्या है? बिलियनियर हैं। बिलियनियर का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो नेट वेल्थ, जो नेट वर्थ है वो कितनी है? $1 बिलियन या उससे ज्यादा है। ऐसे 3000 लोग हैं। तो G20 का इस बार का 2024 की प्रेसिडेंसी, 23 की प्रेसिडेंसी हमारे पास थी, इंडिया के पास। पिछले साल G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, नई दिल्ली में। इस बार G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राजील के पास है। तो ब्राजील चूंकि G20 का प्रेसिडेंट है, तो उसने एक प्रपोजल दिया है कि दुनिया में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है इकोनॉमिक रूप से, उसको खत्म करने के लिए जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं, 3000 बिलियनियर्स हैं, उन पे 2% का बिलियनियर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, और वो पैसा जो कलेक्ट होगा उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, जो आर्थिक असमानता है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। आंसर कौन है? ब्राजील। ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम है लूला डी सिल्वा। अगला, हाल ही में किस बोर्ड लिखा है, बोर्ड ने लॉन्च किया सफल टेस्ट साइकिल 2024। सफल टेस्ट साइकिल टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, बच्चों में एग्जाम का प्रेशर को कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है भारत में, सेकेंडरी एजुकेशन का जो बोर्ड है सीबीएसई, 9 से 12वीं तक की जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो बोर्ड है सीबीएसई, उसने लॉन्च किया। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग किस शहर में आयोजित की गई? चेन्नई में। कैपिटल है तमिलनाडु स्टेट की चेन्नई। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने पर जो है फिक्स रखा है, कितने पे बिना अनचेंज रखा है? वो है 6.5%। रेपो रेट क्या है? मैंने आपको ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया है। या आपको रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को क्या प्रोवाइड कराता है? लोन प्रोवाइड कराता है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब 1 साल से कम के लिए, 6 महीने, 1 साल, 1 साल से कम के लिए रेपो रेट। और इन्फ्लेशन का मेजर इंडिकेटर होता है। इन्फ्लेशन को अगर आरबीआई को काउंटर करना है तो आरबीआई मतलब, आरबीआई में एक कमेटी होती है, आपको पता है, मैंने पढ़ाया आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसके हेड होते हैं। एमपीसी भारत में इन्फ्लेशन को टारगेट करती है
कि भाई इन्फ्लेशन 4% में रहे, इसका टारगेट ही होता है 4 ± 2%, मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन, मिनिमम 2%, और जो ऑप्टिमम बैलेंस पॉइंट है इन्फ्लेशन का वो मैंने पढ़ाया आपको 4%। तो 4% से ज्यादा होगा अगर इन्फ्लेशन रेट, तो इसका मतलब महंगाई की समस्या है, और महंगाई की समस्या को काउंटर करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, हाई किया जाता है, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। मनी सप्लाई का फ्लो कम होगा तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो प्राइस कम रहेगी। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमी में ऑफिसर्स बैच में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है? गोविंद राजन पद्मानभम। आंसर। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार किया है, और वो कहां पे किया है? लद्दाख में किया है। लद्दाख जिसे भारत में कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, और हॉट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, राजस्थान में हॉट डेजर्ट। डेजर्ट का डेफिनेशन क्या होता है? जहां 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल होती है उसको डेजर्ट कहते हैं। क्लियर है? राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसमें क्यों होती है? क्योंकि वहां इवेपोरेशन कम होता है, पानी नहीं है नीचे, पानी नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, तो पानी ऊपर जाता नहीं है तो नीचे आता भी नहीं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर साइकिल है। कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं वहां पे लद्दाख को? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए बारिश नहीं होती है। क्लियर? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बहुत फेमस थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी डेथ हो गई 2024 हुई है इसी महीने, मतलब अगस्त के महीने में, वेस्ट बंगाल। अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया? आपको पता है विनेश फोगाट, जो पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी, 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन वो फाइनल होने से पहले उनका वेट हुआ थोड़ा सा ज्यादा निकला, 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा निकला, और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उन्हें उनका सिल्वर मेडल भी नहीं दिया गया, जो कि वो जीत चुकी थी पेरिस ओलंपिक में, है ना। तो इसके बाद उन्होंने महिला कुश्ती से क्या कर लिया, जो रेसलिंग है उससे संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। 2025 में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पावर स्टेशन कौन लॉन्च करने वाला है? चाइना लॉन्च करने वाला है, थोरियम से बिजली बनाने के लिए। अगला, हाल ही में कहां के लोगों ने 1500 पीपल ने 1500 लोगों ने एक साथ ड्रमरू बजा के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? बाबा विश्वनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। महाकाल की नगरी उज्जैन कहा जाता है। किस देश के डिक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट शहर में, गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी है ये, गुजरात के गांधीनगर में है ये, भारत का पहला, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में, भारत का ये पहला क्या है? IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत का ये। इसमें भारत, दुनिया, किस देश ने डिक्कन विश्वविद्यालय को खोला है, परिसर खोला है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है, विदेशी पहला ऐसा फॉरेन कंट्री है जो भारत में अपनी यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस खुल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसका दूसरा कैंपस खुल रहा है डिक्कन यूनिवर्सिटी, पहला खुल चुका है ऑलरेडी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगलों और पश्चिमी घाटों, जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ये जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न कोस्ट के किनारे किनारे वो वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्टर्न कोस्ट के आसपास जो किनारे किनारे है वो ईस्टर्न घाट है। इसके लिए एक टास्क फोर्स गठन किया है, जिससे कि इसकी इकोलॉजी, इसका जो कंजर्वेशन हो सके, वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी और ईस्टर्न घाट्स की। कर्नाटका सरकार, सिद्धरामैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री। हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त करने के लिए किसान का सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? जम्मू कश्मीर बैंक ने शुरू किया है। अगला, भारत में किस देश में, भारत और किस देश के बीच 5 से 9 अगस्त तक बाई उदार शक्ति, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखना है, उदार शक्ति हुई है भारत और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, और उदार शक्ति भारत और मलेशिया। वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने किसानों की हर क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का अनाउंस किया है, कि वो हर फसल को एमएसपी पे खरीदेगी? एमएसपी मैंने आपको एग्रीकल्चर में पढ़ाया, इकोनॉमी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिसपे सरकार किसानों के फसल को प्रिक्योर करती है। क्लियर? हर एक फसल के लिए अलग अलग एमएसपी अनाउंस होता है सरकार का। और CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये डिसाइड करता है एमएसपी,
और अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करती है। वर्तमान में 1.5 गुना दिया जाता है इनपुट कॉस्ट का। 2019 से मोदी जी की सरकार ने किसानों को 1.5 गुना कर दिया है, मतलब जितना किसान का लागत है उसका 1.5 गुना एमएसपी होगा, जिससे 50% उसे क्या हो? प्रॉफिट हो। तो हरियाणा, चूंकि हरियाणा में चुनाव भी है, आपको पता होगा, नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने सारे फसलों को एमएसपी पे खरीदने का अनाउंस किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पे मयूर अभ्यारण्य, एक पीकॉक सेंचुरी को स्टैब्लिश करने का अनाउंस किया है? कहां पर? आदि चुंचनागिरी कर्नाटका एंड चूलानुआर केरला। प्रोनाउंसिएट करने में भी दिक्कत हो रही, ये मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं इस समय। जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक आयोग, एक डेडिकेटेड आयोग बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए। क्लियर है? क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होता है, उसको काउंटर करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र अनाउंस किया है, उद्घाटन किया। किस शहर में? न्यू दिल्ली में। तो डिजिटल शक्ति केंद्र किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अनाउंस किया। ये जो फोटो है ये रेखा शर्मा जी का ही है, ये व्हाइट जो कपड़ों में है रेखा शर्मा जी है, व्हाइट ड्रेस में। जो हाल ही में समाचार में माउंट मुकुट किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है माउंट मुकुट, हिमालय में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, माउंट मुकुट है, नंदा देवी है वहीं पर, है ना। रिलायंस फॉर्चून 5 ग्लोबल 500 लिस्ट जारी हुई है। फॉर्चून जो है, फॉर्चून ग्लोबल 500 मतलब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में भारत में नंबर 1 पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री है। दुनिया में 86वें नंबर पर है। अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान मैंने पहले ही बताया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। फिजी और टाइमोर-लेस्से की यात्रा पे गई थी। फिजी, वहीं पे फिजी है। पापुआ न्यू गिनी मैंने वहीं पे बताया, ऑस्ट्रेलिया है ना, वहीं पे टाइमोर-लेस्से, नीचे ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड। 6 से 8 अगस्त को 2024 तक आयोजित प्रथम बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। 1997 में बना ये देश, सॉरी ये संगठन, जो कहां पे बना? थाईलैंड के बैंकॉक में बना। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना। इसमें 7 देश शामिल हैं, वो 7 देश जो बे ऑफ बंगाल के जरिए ट्रेड करते हैं। कौन? थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ऊपर भूटान, नेपाल इसी से करते हैं, 5 हो गए, और नीचे श्रीलंका और मालदीव। म्यांमार, थाईलैंड 2 हो गए, बांग्लादेश 3 हो गए, भारत 4 हो गए, भूटान 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया और श्रीलंका 7 हो गया। ध्यान रखना मालदीव इसमें नहीं है शामिल। ये 7 देश हैं जो इसके पार्ट है। 1997 में बना। इसकी पहली व्यापार समिट हुई है कहां पर? इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ते। शेख हसीना जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बांग्लादेश में इंतरिम सरकार बनी, ये बता चुका। मोहम्मद यूनिस। पुरंदर हाईलैंड्स ने भारत का पहला जीआई टैग अंजीर का रस। रिसेंटली पुरंदर हाईलैंड्स हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस टू विच कंट्री? पोलैंड को जो है जीआई टैग, आपको पता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, एक आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें पेटेंट आता है, जिसमें कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, वैसे ही जीआई टैग होता है। जैसे बनारस की साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, कंधमाल की हल्दी को मिला है, कोल्हापुर की चप्पल को मिला है, रसगुल्ला को मिला है ना, कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, उसको मिला हुआ है ना। दार्जिलिंग की टी भारत का पहला जीआई टैग, क्वेश्चन यही पूछा गया, भारत का पहला जीआई टैग वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है। इस तरीके से जीआई टैग मिलते हैं। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए पहला उपग्रह तारामंडल नेटवर्क लॉन्च किया है? Which country recently launched the first satellite constellation network to compete with the Starlink? आंसर क्या है? चाइना। स्टारलिंक एक स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्रुप कैप्टन है, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स के हैं, आईएएफ के हैं, और एक ग्रुप कैप्टन कौन है?
इंडियन एयरफोर्स के प्रशांत बालकृष्णन नैयर, इनको एक मिशन है जिसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन। इसके जरिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। आंसर है कौन? ये ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के, इंडिया के हैं। कौन ले जाएगा? नासा। तो नासा के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि भारत का जो 2025 में गगनयान जाएगा, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, मैन मिशन है, जिसमें हम पहली बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे। गगनयान 2022 में जाना था, कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा, 2025 में जाएगा। इसमें जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे 3, उसमें से 2 लोगों को ट्रेन करेगा नासा। ये एग्रीमेंट नासा हमारे साथ कर चुका है और इसी ट्रेनिंग के अंतर्गत ये एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को जो गगनयान में भी जाएंगे, इनको नासा कहां ले जा रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जा रहा है। क्लियर? अगला, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक कि वो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप करेगा? तेलंगाना। सीएम का नाम है रेवंत रेड्डी, कैपिटल है हैदराबाद। 2014 में 29वें राज्य के रूप में बना। करंटली कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28 हैं, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख। तो 29 स्टेट से कितने रह गए? 28, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्लियर है? 2014 में तेलंगाना बना था नए स्टेट के रूप में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अगला, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और WHO ने एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए। WHO का मुख्यालय पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जिनेवा, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेल्थ के फील्ड में काम करती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून कौन से आए हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, जो जगह लेगी किसकी? इंडियन पीनल कोड IPC 1860 की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो जगह लेगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 की। और भारतीय साक्षर अधिनियम 2023, जो जगह लेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का, सॉरी 1872। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके। भारत का आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म है ये, न्यायिक सुधार है। तो इसके लिए, इनके बारे में अवेयरनेस को फैलाने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए अमित शाह जी ने। कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का 3rd संस्करण की मेजबानी करेगा? इंडिया करेगा, हमारा देश करेगा। ग्लोबल साउथ क्या है? तो मैंने आपको बताया इकोनॉमी में, जब मैंने आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में, तो मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू होता है सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के बीच। सोशलिज्म को लीड कर रहा था USSR, सोवियत यूनियन, जिसका लीडर था रसिया। कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज, नेटो फोर्सेस। क्लियर? दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड थी आइडियोलॉजिकली। कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। ये दोनों ग्रुप, इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, अमेरिका उसके अलाइड कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड, इसको सेकंड वर्ल्ड या ईस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है, USSR, रसिया के साथ वाले देशों। क्लियर है? ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, दोनों ग्रुप। ये ज्यादातर हाईली डेवलप्ड हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। 1945 में 1945 में यूनाइटेड नेशन बनेगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा और यूनाइटेड नेशन का पर्पस था कि इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश हो, दुनिया में डेमोक्रेसी की हवा चले, कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाए, कोई देश दूसरे देश पर रूल नहीं कर सकता और वहां से बहुत सारे देश आजाद होंगे। वो देश आज के टाइम में डेवलपिंग और LDC नेशंस हैं, विकासशील और गरीब देश हैं, अल्प विकसित जिसे कहते हैं, लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्लियर है? उन देशों के पास उस समय 2 ऑप्शन थे, या तो इनमें से किसी एक गुट में चले जाएं या गुट निरपेक्ष रहें। तो उन्होंने गुट निरपेक्ष रहना शुरू किया, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम को अपनाया और उन्होंने एक तीसरी इकोनॉमी को फॉलो किया जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, ना कैपिटलिस्ट मॉडल था ना सोशलिस्ट मॉडल था। क्लियर? और उसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड ये ग्लोबल नॉर्थ है, क्योंकि ये अमीर देश हैं, सारे डेवलप्ड हैं, और जो डेवलपिंग और LDC नेशंस हैं जो नेम के पार्ट हैं, लगभग 120 से ज्यादा देश हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन उसके पार्ट हैं, उन सारे देशों का एक गुट है, वो ग्लोबल साउथ बोला जाता है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब है जो दुनिया के डेवलपिंग और LDC नेशंस है उनका एक ग्रुप है। BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? IPS दलजीत सिंह चौधरी बने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला स्टेट जो इंप्लीमेंट किया है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस स्कीम को, नागालैंड।
नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफू रियो नाम है उनका। हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, अपने फेमस टेनिस स्टार हैं, सर्बिया के हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, सर्बिया के हैं। विंबलडन बहुत बार, ग्रैंड स्लैम बहुत बार जीत चुके हैं, पहली बार जो है उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में समाचारों में पारंपरिक झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना, वो है आसाम से। झूमर, घूमर नहीं है, घूमर राजस्थान का है, झूमर है ये। अगला, हाल ही में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की। वैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने लॉन्च की है लाडली महिला योजना, लाडली बहना योजना। उसी तरीके से चूंकि अभी झारखंड में चुनाव है, तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें सीधे प्रति माह 1,000 रुपए महिलाओं को सीधे दिए जाएंगे, गरीब महिलाओं को, लाभार्थी महिलाओं को जो बेनिफिशियरी होंगे उसको दिए जाएंगे। जैसे भारत सरकार का जो एडवाइजरी, नीति आयोग मैंने पढ़ाया है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग 5 ईयर प्लान के चैप्टर में ऑफिसर्स बैच में इकोनॉमी में पढ़ाया है, पूरा डिफरेंस मैंने बताया। नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है, उसी तरीके से गुजरात सरकार, भूपेंद्र पटेल जी की सरकार है, वहां पे गुजरात में चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात सरकार ने एक थिंक टैंक नीति आयोग की तरह बनाया अपना, जिसका नाम है GRIT, क्लियर, स्थापना की है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने ऐसा किया। किस देश के राजनेता रॉबर्ट रे को जुलाई 2024 में यूनाइटेड नेशन इकोसॉक का अध्यक्ष बनाया गया? कनाडा के हैं। इकोसॉक यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, और छठा जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट कहां पे, न्यूयॉर्क में है, और छठा है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का नाम है इंडिया @100। ये पुस्तक का नाम है, इसके राइटर कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ये भारत के एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। क्लियर है, ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी, ध्यान रखना है, कौन था? काबिलन साई अशोक। ये भारत के सबसे यंगेस्ट रेफरी थे ये ओलंपिक में। इसके अलावा ये मैंने 2 पेज डाल दिए हैं आपको, पेरिस ओलंपिक से संबंधित 2024, जहां पे भारत ने कितने मेडल जीते, कौन से नंबर पे रहा, सब कुछ आपको मैंने यहां पे डाल दिया है। इनमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे, कौन सा एडिशन था, कहां हुआ है, थीम क्या थी, मस्कट का था, इसका ओपनिंग सेरेमनी कहां थी, क्लियर है। फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया के कौन कौन से थे, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हुए, न्यू स्पोर्ट्स कौन से ऐड हुए, इंडिया ने कितने मेडल जीते, कौन से नंबर पे रहा, टॉप रैंक किसके पास हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। पहली बार कब हुए थे ये भी सब लिखा हुआ है, अगली बार कब होंगे ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें किस किसने क्या क्या जीता वो उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको डाला है। क्लियर? ये अरशद नदीम नाम का जो पाकिस्तानी प्लेयर है, जो पहली बार पाकिस्तान फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल है 1984 के बाद। इससे पहले पाकिस्तान में कभी कोई गोल्ड मेडल जीता ही नहीं 1984 में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें डाल दी। भारत में जो मेडल जीते हैं उनका स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें जीता है। तो ये आपका करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म होता है, जिसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स को मैंने आपको इसके साथ बताया। ये हमारा ऑफिसर्स बैच है एसएससी एग्जाम्स के लिए 24-25 के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, हिंदी प्लस कंप्यूटर के अलावा ई बुक्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की ई बुक्स इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होंगी। सब कुछ अवेलेबल होगा आपको इसमें।
15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भी है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भी है। इसके अलावा न्यू टारगेट ग्रुप ऑफ एसएससी सीजीएल हर साल इसमें, हर महीने इसमें स्टार्ट होते हैं। न्यू टारगेट ग्रुप होते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। इसमें आप जुड़ेंगे। इसके अलावा टारगेटेड बैच जीएस के लिए अलग से चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के लिए अलग से टारगेटेड बैच है शुभम सर के साथ। रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए भी टारगेटेड बैच हमारे पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स में इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। अपने आगे आने वाले आपके फर्दर जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इस लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक, कमेंट या फीडबैक जो भी आप देना चाहते हो वो फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।